तो पहला देखते हैं अपन कौन नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो स्केल होती है 1 nm से 100 nm, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7। ठीक है। और अगर टेक्निकल रूप से बोलें तो 10⁻⁻9 होती है। फिर आगे चलें तो अपन बताएंगे ये नेचुरली भी मिलते हैं, नेचुरल नैनो पार्टिकल ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट्स में, लिजार्ड में या फिर बटरफ्लाई के विंग्स में। फिर टाइप ऑफ नैनो मटेरियल देखें तो पहला होता है जिसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है, वो तो नॉर्मल मटेरियल है, क्लासिकल मटेरियल है। फिर होता है वन डायमेंशन नैनो मटेरियल, तो वो हो गया जैसे क्वांटम वॉल। फिर हो गया टू डायमेंशनल नैनो मटेरियल, तो वो हो गया क्वांटम वायर। और एक हो गया थ्री डायमेंशनल अपना जो नैनो मटेरियल है वो है क्वांटम डॉट। ठीक है। ये हो गए कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये क्वांटम डॉट्स नैनो टाइम मतलब जो होते हैं कौन से थ्री डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटम डॉट सेमीकंडक्टर। फिर आगे चलें इतिहास या हिस्ट्री देखें इनकी। तो पहला आता है कौन, रिचर्ड फिनमैन। ठीक है। फिर अपन आगे देखें तो इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले 1959 में एक रिचर्ड फिनमैन व्यक्ति हुए, उन्होंने रिसर्च पेपर निकाला था देयर इज अ पेलेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। फिर 1974 में नोरियो तानागुची हुए, उन्होंने शब्द दिया था नैनो। फिर 1985 में फुलरीन को खोजा था और उसको 1996 में नोबेल मिल गया था। फिर 1986 में अपन ने एरिक ड्रेक्सलर होते थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, इंच ऑफ द क्रिएशन। फिर है 1991 में सूमियो इशिमा थे, उन्होंने सीएनटी की खोज कर ली थी, सूमियो इशिमा ने 1991 में। फिर आगे चलें, अप्रोच होती है टॉप बॉटम बॉटम टॉप। तो टॉप बॉटम होती है फिजिकल मेथड कहते हैं, और इन्हें तोड़ तोड़ कर नैनो यूनिट तक लेके जाते हैं अपन। और ये सरल विधि होती है, आसान होती है, और नोरियो तानागुची ने इसको बताया था। फिर होता है बॉटम टॉप। तो फिजिकल और केमिकल मेथड यूज होता है इसमें, जोड़ जोड़ कर हम नैनो लेवल तक जाते हैं, जटिल विधि होती है और अधिक प्रभावी होती है, इसको बताया था एरिक ड्रेक्सलर ने। फिर उपयोग और प्रमुख उत्पाद देखें तो नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पहला आता है, ये इफ्को द्वारा विकसित है। और एनएफएल और आरसीएफ है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है इफ्को के साथ में। ठीक है। किसने, एनएफएल और आरसीएफ ने एमओयू साइन किया है इफ्को के साथ में। फिर आगे चलें, इसमें हाई इफिशियंसी है, उच्च दक्षता है। ठीक है। और मिनिमम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है ये। फिर सस्ता होता है ये, और 50% सस्ता है। ठीक है। फिर आगे चलें, नैनो फिल्टर। नैनो फिल्टर में देखें तो आईआईटी मद्रास और बीएचयू मिलकर बनाए हैं इसको, और ये पॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है। फिर ग्रेफीन, ग्रेफीन है टू डायमेंशनल होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये क्रिस्टलाइन एलिट्रोप होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, और विद्युत और ताप का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। फिर ग्रेफाइट, वो 3D होता है, ग्रेफाइट से ही बनता है ग्रेफीन। ठीक है। फिर आगे चलें, कार्बन नैनो ट्यूब सीएनटी। तो ताप और ऊष्मा यानी हीट का ये क्या है, टेम्परेचर और हीट इसका कंडक्टर है, अच्छा 400 डिग्री तक ये स्टेबल है। फिर इसकी जो वो है क्या अनुपात, तो लंबाई और व्यास का अनुपात है 3.2:1। और कार्बन का बेलनाकार रूप, ग्रेफीन की परतों को मोड़कर बनता है ये। फिर स्टील से 100 गुना तो मजबूत होता है, भार इसका 6 गुना कम होता है, और अत्यधिक लचीला होता है। ठीक है। फिर नॉट बायोकम्पेटेबल। तो ये जो सी एन टी है बायोकम्पेटेबल नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो और ये ड्रग डिलीवरी में काम होता है, बायो केमिकल सेंसर में भी इसको काम होते हैं, पर बायोकम्पेटेबल नहीं है। ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलें तो एक आता है कार्बन, ये कार्बन क्वांटम डॉट्स। ठीक है। तो इसका यूज होता है सोलर सेल में, कैंसर थेरेपी में, दवा वितरण यानी ड्रग डिलीवरी में, और जलीय प्रदूषक का पता लगाने में। कौन सा, कार्बन क्वांटम डॉट। फिर एक आता है बोरोन नाइट्राइड नैनो ट्यूब। तो बोरोन नाइट्राइड की नैनो ट्यूब होती है, ये क्या है, सुचालक है किसकी, हीट की, और इंसुलेटर है किसकी, विद्युत की। तो ये विद्युत की तो इंसुलेटर है। ठीक है। और ये बायोकम्पेटेबल है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये, बॉडी में लगा सकते हैं बोरोन नाइट्राइड ट्यूब को। फिर बकमिंस्टर फुलरीन आता है, तो इसको C60 या C70 भी कहते हैं। ठीक है। और क्रिस्टलीय अप्रूव है ये, किसका, क्रिस्टलीय फॉर्म है किसका, कार्बन का। 1985 में इसको खोजा था और 1996 में इसके लिए नोबेल मिला था। अब ये पेंटागोनल भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है। ठीक है। और ये हाई कंडक्टर होता है किस पे, लो टेम्परेचर पे। तो लेट लो टेम्परेचर पे तो ये हाई कंडक्टर है। ठीक है। और गैसों के शुद्धिकरण में काम करता है, किसके, गैसों के शुद्धिकरण में, हल्की बैटरी बनाने में भी काम करता है। फिर जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो एक होता है पैसिव स्ट्रक्चर, फिर एक होता है एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर,
और एक होता है मॉलिक्यूलर लेवल के स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी। पहला होता है फर्स्ट पीढ़ी का या फर्स्ट जनरेशन जो कहते हैं पैसिव, सेकंड होता है सेकंड जनरेशन एक्टिव, थर्ड होता है इंटीग्रेटेड और फोर्थ होता है जो मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स होते हैं जो आजकल बन रहे हैं। इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज हो रही है फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। और सेकंड वाली में जैसे कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी थी, और फर्स्ट वाली में तो जैसे शर्ट पे पानी न रुकने टाइप के विकास हुए थे। फिर आगे चलें, भारत में नैनो विकास क्या हुआ है, 2002 में अपन ने जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है उसने इसके लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया था। फिर 2007 में अपन ने लॉन्च कर दिया उस मिशन को, ठीक है। और फिर अपना जो अभी इनको सेट है, इनको सेट सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है, ठीक है। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन काउंसिल एनआईसी की स्थापना की गई मिटी के द्वारा 2007 में, ठीक है। फिर एक एनएसटीएम जो नोडल एजेंसी है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी इसकी जो नैनो मिशन परिषद जो अपन ने बनाई थी, ये नैनो मिशन परिषद माइटी ने जो बनाई थी, उसके जो हेड थे वो थे CN राव थे। और इसका बजट था 650 करोड़। फिर इसके दो चरणों में था, 2007 से 12 और एक है 2012 के बाद में। तो इसमें अपन ने 14 तो संस्थानों में 19 उत्कृष्टता केंद्र खोले थे। तो 11 तो अपन ने खोले थे नैनो विज्ञान के लिए, 7 खोले थे नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, और एक विज्ञान पदार्थ के लिए। फिर अपन ने एक पंचकुला हरियाणा है, वहाँ पे अपन ने नैनो सिटी प्रोजेक्ट लगाए थे। किसके, नैनो सिटी के प्रोजेक्ट। और नैनो तकनीकी में रिसर्च पेपर किस में छापने में सबसे आगे चाइना है, फिर यूएस है, फिर इंडिया है, ठीक है। पर पंचकुला हरियाणा में अपन ने लगाया था नैनो सिटी प्रोजेक्ट। तो बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर आगे चलते हैं अपन। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आती है, और ड्यूरिंग कोल्ड वार, ठीक है, हटाओ इसको। फिर सबसे पहला अपन ने भेजा था स्पुतनिक फर्स्ट, यूएसएसआर का था, फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट थी। फिर स्पुतनिक 2 भेजी अपन ने 1957 में ही, और इसमें अपन ने लाइका नामक कुत्ते को भेजा था यूएसएसआर ने। फिर पहला जो ह्यूमन गए थे, तो वोस्टॉक फर्स्ट था ये यूएसएसआर का। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे 1961 में। फिर 1961 में अपोलो प्रोग्राम शुरू हो गया था नासा का। फिर 1969 में जो अपोलो 11 था उसमें अपन ने बाज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा था। फिर 2001 में डेनिस टीटो करके एक पहले व्यक्ति हुआ करते थे जो स्पेस में गए थे, स्पेस टूरिस्ट थे पहले। और 2024 में अभी गोपी थोटाकुरा गए हैं, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। और एक जारेड इसाकमैन भी गए हैं जो फर्स्ट नॉन प्रोफेशनल स्पेस टूरिस्ट हैं। ये फाल्कन 9 से गए थे, तो प्रोफेशनल नहीं है, कौन, जारेड इसाकमैन। फिर आगे चलें, तो स्पेस इंडिया करके अब इसमें क्या क्या हुआ है इस इंडिया के स्पेस सेंटर में देखें। तो 1954 में अपना जो एटॉमिक विभाग हुआ करता था, एटॉमिक डिपार्टमेंट, फिर वो उसके हेड थे होमी जहांगीर बाबा। 1962 में उसको इंस्कोपार बना, और उसके हेड थे कौन, साराभाई। फिर उसी के टाइम पे थुम्बा केरल में अपना जो TRLS है ये बना था। और उसके बाद में उसी को जो इंस्कोपार है वही कन्वर्ट हो गया था इसरो में 1969 में 15 अगस्त को। और 72 में अपन ने अपने अंतरिक्ष आयोग बना दिया था, जो स्पेस कमीशन है ना, वो बना दिया था। फिर तकनीकी विकास देखें क्या क्या अपन ने विकास किए। तो 1975 में अपन ने आर्यभट्ट छोड़ा था पहला, यूएसएसआर की हेल्प से। फिर 1980 में अपन ने रोहिणी सीरीज है, उसका पहला स्वदेशी उपग्रह था। तो रोहिणी सीरीज में था अपना पहला स्वदेशी उपग्रह। रोहिणी सीरीज इंडिया की खुद की इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। फिर 1982 में इनसैट 1A गया था। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, संचार उपग्रह था, और नासा की मदद से गया था, पर यह असफल हो गया था। फिर अपन ने इनसैट 1 भी भेजा था, सेकंड, ठीक है, और इसका सफल परीक्षण हो गया था 1983 में। फिर 1984 में राकेश शर्मा गए थे यूएसएसआर की हेल्प से, पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। फिर 1987 में अपन ने ASLV बनाया, 1994 में PSLV बनाया, 2001 में GSLV। फिर 2008 में अपन ने चंद्रयान फर्स्ट भेजा, 2013 में नाविक भेजा, 2014 में क्रायोजेनिक इंजन बनाया, 2016 में अपन ने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की टेस्ट ड्राइव की, ठीक है। फिर 2017 में अपन ने 104 उपग्रह एक साथ भेजे, रिकॉर्ड बनाया। 2019 में चंद्रयान 2 भेजा, पर वो आधा सफल था, ठीक है। 2023 में अपन ने SSLV बनाया और चंद्रयान 3 भेजा और आदित्य L1 भेजा। 2026 में अपन गगनयान भेजेंगे, इसमें 4 जने भेजेंगे। फिर वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 भेज देंगे। 28 में अपन भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसकी फर्स्ट इकाई भेजेंगे, और उसी टाइम पे अपन वीनस ऑर्बिटर मिशन भी भेजेंगे। फिर 2035 तक जो अपना भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 2040 तक अपन क्रू मिशन भी भेज देंगे चांद पे। फिर अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आते हैं प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होते हैं,
उनके नीचे होता है कौन सा, अंतरिक्ष विभाग होता है अपना। और अंतरिक्ष विभाग के नीचे होते हैं कौन सा, इन स्पेस होता है, इसरो होता है, एनएसआईएल होते हैं, ये 3 होते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें अपन देख रहे थे जो इन स्पेस है इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। ये क्या कार्य करता है, प्रमोशन और ऑथराइजेशन का सेंटर है, मध्यस्थता करता है, ऑथराइजेशन देता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस देता है। फिर एक है इसरो, इसरो का है बेंगलुर में। और एक है फिर दो अपने पीएसयू हैं जिसमें आते हैं अंतरिक्ष और एनएसआईएल। अंतरिक्ष का बेंगलुरु में है, एनएसआईएल का भी बेंगलुरु में। अंतरिक्ष क्या करती है, कमर्शियल विंग है, वाणिज्यिक और मार्केटिंग शाखा है, विदेशी सरकार के साथ डील करती है ये। और एनएसआईएल ये क्या करती है, निजी कंपनियों की क्षमता वर्धन करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, घरेलू प्राइवेट कंपनियों की। फिर कुछ संस्थाएं हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो पीआरएल अहमदाबाद में है, इसके 2 प्रादेशिक केंद्र हैं जो कि सौर वेधशाला फतेह सागर झील में है, और एक है अवरत वेधशाला माउंट आबू में। ठीक है, फिर एक नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब है, ये कहाँ पे, तिरुपति में है, गंडकी तिरुपति आंध्र प्रदेश में। फिर है सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ में। फिर एक है एन नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट, जो भी है ये NESAC, ठीक है, तो ये कहाँ पे, शिलोंग में है। फिर एक IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस तिरुवनंतपुरम केरल में। और इसरो, इसरो का तो ठीक है। फिर इसके चेयरपर्सन कौन रहे, तो सबसे पहले विक्रम साराभाई थे, फिर सतीश धवन थे जो सबसे लंबा था, फिर UR राव रहे, के कस्तूरी रंजन रहे, जी माधवन रहे, ठीक है, जिनके ऊपर मूवी आई थी। और अभी के याद रखते हैं एस सोमनाथ, ठीक है, 9वें हैं ये वर्तमान के। फिर आगे चले तो इसरो के कुछ संस्थान कहाँ कहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो जैसा कि एक तो है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, ठीक है। फिर एक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है दिल्ली में और अहमदाबाद में। UR राव सैटेलाइट सेंटर है बेंगलुरु में। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है बेंगलुरु में। फिर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर है हसन कर्नाटक में। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क कहाँ पर है, ब्यालू कर्नाटक में। फिर एक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतम में, कहाँ पे, तिरुवनंतम केरला। फिर आगे चलें, इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु में। फिर श्री हरिकोटा सतीश धवन है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से लॉन्चिंग होती है। और एक हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और अभी अपन ने एक स्पेस पोर्ट बनाया है, ये इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट है, ये कहाँ पे, थूथुकुटी, थूथुकुटी तमिलनाडु में। फिर स्पेस टेक में अपन पढ़ेंगे ऑर्बिट्स, लॉन्चिंग व्हीकल, प्रोपेलेंट, सैटेलाइट। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले उपग्रह की कक्षाएं ऑर्बिट्स तो होती हैं, एक लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस। लो अर्थ ऑर्बिट होती है 160 से 2000 किलोमीटर तक। और मध्य होती है जो मीडियम वाली 2000 से 35,786 तक। और जियोसिंक्रोनस होती है 35,786। अब जो निम्न है जो सबसे लो वाली है, उसमें अगर कोई रोटेशन पीरियड होता है सैटेलाइट का वो होता है 90 से 128 मिनट्स का। और जो मध्य वाली होती है उसमें होता है 2 घंटे से 24 घंटे के बीच में होता है। और जियो सिंक्रोनस वाली होती है उसका होता है कितना, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 56 4 सेकंड, ये होता है 23 आवर्स 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकंड्स, ठीक है। आगे चलें तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उपयोग होती है कहाँ पे, जो लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसी में अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। फिर जो मध्य ऑर्बिट है इसमें होती है नेविगेशन सैटेलाइट जैसे जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो। फिर है भूत तुल्यकारी कक्षाएं यानी कि जियोसिंक्रोनस, तो इसमें होती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब होते हैं इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक होती है जैसे पोलर ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा, ये पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती हैं, ठीक है। फिर एक होती है सूर्य तुल्यकारी कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो ये उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहता है, मतलब सन के सामने तो हमेशा स्थिर है, उसी में रहेंगी, सर के हमेशा सन के सामने रहेगी, ठीक है। और उपग्रह समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है, तो एक ही जो अक्षांश है उस पे सेम ही टाइम पे पहुंचता है वो। जैसे इंडिया में कोई 11 डिग्री है, उस पे वो पहुंच रहा है 12 बजे, तो फिर वो पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में जो 11 डिग्री है वहाँ पे भी वो 12 बजे ही पहुंचेगा, ठीक है। फिर भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा, तो जियो स्टेशनरी, सॉरी, एक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो भू स्थिर कक्षा, तो इसमें क्या है, पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल के समानांतर होता है, तो इक्वेटर होता है, जो इक्वेटर उसके समान है ये, ठीक है। और उपग्रह हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष में स्थिर रहता है, रिलेटिवली हमेशा स्टेबल रहता है। फिर है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट,
तो ये 200 किलोमीटर नीचे रहती है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उससे। ये जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट या ट्रांसफर ऑर्बिट, तो यहाँ शिफ्टिंग होती रहती है। फिर एक है होमान स्थानांतरण कक्षा, तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरण होता है उपग्रह का। फिर ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड क्या है, तो ये जंक या डिस्पोजल कक्षा है। ये है 36,050 किलोमीटर पे है, और भूतुल्यकालिक कक्षा है उससे 300 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे अंतरिक्ष कचरा पड़ा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं प्रोपेलेंट। और इसमें देखें तो प्रोपेलेंट में आता है, एक तो ईंधन आता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, ठीक है। तो जैसे ठोस है, ठोस वाले में आता है HTPV, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। और इसका जो ऑक्सीडाइजर है वो है अमोनियम परक्लोरेट। कौन सा है, HTPV का अमोनियम परक्लोरेट। फिर लिक्विड, लिक्विड का कौन सा है, लोअर स्टेज, और इसमें है अनसमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, और इसका है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। फिर एक है अपर स्टेज, अपर स्टेज का है कौन सा, मोनोमेथिल हाइड्रोजीन, मोनोमेथिल हाइड्रोजीन, और इसका है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वापस देखें, HTPV के साथ तो है अमोनियम पर क्लोरेट, फिर है जो UDMH इसके साथ है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, फिर एक है जो MMH इसके साथ है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो क्रायोजेनिक है उसमें एक होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। फिर सॉलिड प्रोपेलेंट के क्या पॉजिटिव हैं, तो इजी स्टोरेज होता है इसमें और मोर एनर्जी होती है। पर इसके नेगेटिव है, यूनिफॉर्म बर्निंग नहीं करता और इसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। फिर आगे चलें अपन, तो प्रक्षेपण यान का संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो भी है इसको हटा दो। फिर आगे चलें, क्रायोजेनिक का इतिहास देखें। तो 1990 में इसरो और जी लैब था कॉस्मोस का, उसके साथ अपना टेक्निकल समझौता हुआ था, ठीक है। फिर USSR का विघटन हो गया था। तो फिर अपन ने 1993 में रशिया से 7 रिवर्स इंजन के लिए इंजन लिए थे, 7 इंजन लिए थे जिससे अपन रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। और 1994 में अपन ने महेंद्रगिरी से यहाँ पे बनाना स्टार्ट करा इसको, और 2014 में अपन ने इसको बना लिया था, ठीक है। भारत ऐसी 6 कंट्री थी। फिर आगे चलें, करंट अफेयर्स में अभी विक्रम बन रहा है, ये पहला निजी प्रक्षेपण यान है, यानी कि प्राइवेट लॉन्चिंग व्हीकल है, और स्काई रूट एयरोस्पेस ने इसको बनाया है। इसमें जो सेकंड स्टेज है वो कलाम 250 है, ठीक है, और उसका सफल परीक्षण हो गया है। इसके अंदर जो कलाम 250 के अंदर है इथाइलिन, प्रोपिलीन, डायन, टेरापॉलीमर, ठीक है। तो ये इसमें फ्यूल है, इथिलीन, प्रोपलीन, डायन, टेरापॉलीमर। और 2021 में क्या था, तो धवन वन फर्स्ट प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है स्काई रूट का, ठीक है। ये है, और बस यही है। और एक धवन वन है, ये फर्स्ट प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है धवन वन, ये भी स्काई रूट ने ही बनाया है, ठीक है। तो स्काई रूट ने एक तो बनाया है कौन सा, पहला निजी प्रक्षेपण यान, ठीक है, पहला प्राइवेट लॉन्चिंग। और इन्होंने धवन वन भी बनाया है, जो फर्स्ट प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, किसने, स्काई रूट ने बनाया धवन वन, ये 2021 में बना दिया था। फिर पोयम, पोयम क्या है, पोलर ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है, और ये समर्पित है किसके लिए, नेविगेशन मार्गदर्शन नियंत्रण प्रणाली के लिए। और ये PSLV का जो चौथा चरण होता है उसका प्रयोग करके वैज्ञानिक प्रयोगों का संभव बनाना है। इसमें फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, ये है। तो आगे चलें, फिर आते हैं कुछ अपने प्रक्षेपण यान।